सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर का वर्कआउट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ऑरस्टेड। क्या नाम था? ऑरस्टेड। सो ऑरस्टेड ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। वायर लिया था, वायर में करंट फ्लो किया और बाजू में उसने रखा गैल्वेनोमीटर। उसने देखा गैल्वेनोमीटर नहीं, मैग्नेटिक नीडल। उसने देखा मैग्नेटिक नीडल में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन। अब मैग्नेटिक नीडल में तो डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब वहां पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। जब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, मैग्नेटिक नीडल में कैसे डिफ्लेक्शन आएगा। तो उसने कंक्लूड कर दिया कि करंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज कहो या क्या कहो, करंट कैरिंग वायर एक ही बात होती है कि वजह से क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। और उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालते हैं, किसने बताया? बायो सावर्ट। बायो सावर्ट एक साइंटिस्ट था। तो बायो सावर्ट ने करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमको बताया है बेसिकली। तो जैसे कि ये करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल और इसमें वायर में करंट कितना जा रहा है, आई। और किसी पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो और ये डिस्टेंस आर है इसके सेंटर से और ये थीटा एंगल। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? डीएल और आर। डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा है। डीएल उधर ही जाएगा जिधर करंट जाए, करंट वाली डायरेक्शन में ही डीएल जाता है। तो डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा है। तो उसने बोला कि ये जो डीबी आएगा, यानी कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं? बी से। किससे लिखते हैं? बी से। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखते हैं? ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा जाता है। तो उसने बोला छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल sin थीटा अपॉन आर। आई तो करंट है, डेल एल जो है छोटा सा लेंथ है, थीटा बताया मैंने अभी आपको। ये म्यू नॉट क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस। म्यू नॉट का बहुत बार यूनिट डायमेंशन पूछ सकते हैं, अक्सर करिए। म्यू नॉट का यूनिट आता है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। क्या आता है? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। इसका यूनिट यहां से निकाला, डायमेंशन यहां से निकाला, ये याद करना होगा। टेस्ला क्या होता है? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। अलग अलग नाम है उसके। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट टेस्ला क्या है, या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। टेस्ला या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, टेस्ला या वेबर अपॉन। और उसका सीजीएस यूनिट कौन सा है? गाउस। एक गाउस कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 4। मैग्नेटिक फील्ड का भी यूनिट आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, यहां से न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन आप जरूर से याद रखें। ये कौन से फॉर्मूले से निकाला है? ये निकाला है F इज इक्वल टू क्यू बी बी। F इज इक्वल टू क्यू बी बी। तो B विल बी F अपॉन क्यू बी। तो F अपॉन क्यू बी। फिर सॉल्व कर दिया, वहां से हमारा आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है हमको डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात से। इसका वेक्टर फॉर्म भी आप जरूर से याद रखिए। हाँ, बायो सावर्ट के लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो बायो सावर्ट के लॉ का वेक्टर फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छे से देखिए। क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, या डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं। मीडियम का इफेक्ट होता है, आपने देखा था इलेक्ट्रिसिटी में भी पहले के 3 एप्सिलॉन होते हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ऐसे ही 3 म्यू 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 नॉट और वही सेम। एक होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। वैसे ही हमारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो म्यू का फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट, ठीक है। एयर के लिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर दोनों वन। बिकॉज़ क्या, मीडियम चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बेसिक अंतर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप में नहीं है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। पहली चीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बताया। मीडियम डालते ही क्या हो जाएगा, म्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू। और म्यू को क्या लिखेंगे? म्यू नॉट म्यू आर। यानी कि म्यू आर टाइम्स आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा अंतर क्या होगा? मीडियम डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स क्या होता है? बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो डी की मीडियम विल बी म्यू आर इनटू डी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डीएल क्रॉस आर करना, फिंगर्स को डीएल से आर की तरफ घुमा, डीएल से आर की तरफ, जैसे कि यहां निकाला। आर कहां से कहां होगा बेटा? डीएल के सेंटर से पॉइंट पी को मिलाने वाला, डीएल के सेंटर से पॉइंट पी को मिलाने वाला वेक्टर हमारा आर वेक्टर है, ठीक है? सो डीएल से आर, तो डीएल से आर घुमाओ, डीएल से आर घुमाएंगे तो किधर जा रहा है? अंदर। डीएल से आर घुमाएगा अंदर जा, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ऑब्वियसली दूसरी वाली साइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किससे पाया जाता है? क्लोज, एक का अंदर। कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, वो कर सकते। डीएल क्रॉस आर करना है। हाँ, सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो डीएल और आर दोनों के स्ट्रेट वायर के लिए तो बहुत ही आसान है, ट्रिक से भी कर सकते हैं। स्ट्रेट वायर वाले में क्या करेंगे? जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन को थंब करें और अपने फिंगर्स को कर्ल करें, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी, मुड़ेगी, उधर ही अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कि ये वायर देखो, इसमें करंट किधर जा रही है? ऊपर। किधर जा रही है? तो अपने फिंगर्स को कर्ल करो, तो यहाँ पे आपको फिंगर्स अंदर जाती हुई दिखेगी। अंदर को क्रॉस और बाहर को डॉट से लिखते हैं, ऐसा ना? तो कभी कभी लिखता है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, कभी कभी बोलता है डॉट मैग्नेटिक। तो क्रॉस का मतलब अंदर और डॉट का मतलब बाहर। जैसे कि ये वायर, इसमें करंट किधर जा रही है? इधर। तो अपने फिंगर्स को ऐसे करो, मतलब अंगूठे को, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? बाहर। यानी इस साइड में बाहर आएगा, इस साइड में अंदर। इसमें देख सकते हैं अंदर बाहर, इसमें भी सेम, अंदर इसमें अंदर, बट इसमें ये अंदर, ये अंदर का मतलब क्रॉस और बाहर का मतलब। करंट कैरिंग लूप की बात करें तो करंट कैरिंग लूप में डायरेक्शन कैसे निकालना? अभी वायर में, स्ट्रेट वायर में तो क्या करते थे हम लोग? स्ट्रेट वायर में तो हम लोग अंगूठा दिखा के और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, बट लूप में क्या करते हैं? लूप में क्या करते हैं हम लोग? लूप में फिंगर्स को कर्ल करेंगे और अंगूठे का डायरेक्शन, यानी कि जिधर करंट जा रही है उधर अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे और अंगूठे का डायरेक्शन देंगे, तो किधर आ रहा है अंगूठा? बाहर आ रहा है, यानी कि इसके इनसाइड वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो आउटसाइड साइड वाले रीजन में अंदर है, यानी कि समथिंग लाइक दिस। जैसे कि ये लूप देखो, ये लूप में आप करंट देखिए ऐसे, तो अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करिए, अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर, यानी कि इसके अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, बट बाहर वाले रीजन में कैसा होगा? नीचे। तो ऐसे लूप बना, अरे ना बात समझ में, ऐसे लूप बना, इसमें देख सकते हैं इजीली कैसे होगा, ऐसे लूप ऐसे। अरे जैसे करंट है वैसे है, इतना क्या डिफिकल्टी हो रहा है? करंट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है ना, गुस्सा क्यों दिला? इसमें कैसे जा रही है? ऐसे। इसमें कैसे जा रही है करंट? ऐसे जा, ऐसे आ रही है, इस साइड में इधर है तो उस साइड में ऐसे, मतलब ऑपोजिट है, अंदर का हम डायरेक्ट निकाल। फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है? फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमको रटना चाहिए, डायरेक्ट डिराइव नहीं करेंगे हम लोग, केवल रटेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रटने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पे डिराइव करने तो नहीं है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin। डी क्या होता है? बेसिकली लिखा हुआ है क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम थीटा 1। थीटा 2 क्या है? एंगल मेड अप बाय द एंड्स ऑफ द वायर, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि पॉइंट पी पर थीटा 1 ऐसे लिया तो थीटा 2 ऐसे लेना, एक को क्लॉकवाइज लिया तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, ठीक है? फॉर्मूला याद हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। स्पेशल केस में सबसे पहले कौन आ जाता है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में क्या होगा? ये वाला वायर भी बहुत दूर चला जाएगा, ये वाला एंड भी बहुत दूर चला जाएगा, ये वाला एंड भी बहुत दूर चला जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू कितना होगा? एक्चुअली इनफाइनाइटली वायर का हो या लॉन्ग वायर का हो, अब ऐसे में सोचना सर इनफाइनाइट तो लिखा नहीं, तो कभी वो बोलेगा लॉन्ग, तो लॉन्ग वायर को भी क्या समझना? इनफाइनाइट वायर। तो उसका कितना आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। एक होता है सेमी इनफाइनाइट,
सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, एक तरफ तो इंफिनिटी तक जाएगा पर एक एंड जस्ट पॉइंट पी के आगे हो। जब एक एंड जस्ट पॉइंट पी के आगे हो तो फिर हमारा थीटा 1 तो हो जाएगा 90 और थीटा 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट का भी याद रखना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट यानी कि एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट होगा तो थीटा 1 थीटा 2 हो जाएगा। लेंथ अगर l दिया है वायर का तो ये होगा l/2, ये होगा d3 हो जाएगा l² / 4 + d। तो वहां से यही फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4/d sin थीटा प्लस sin थीटा जरूर से याद रखिए, क्या आता है, म्यू नॉट आई sin थीटा अपॉन 2 या फिर म्यू नॉट आई ए sin थीटा यहां से निकाल, तो sin थीटा निकाला तो l/4d² प्लस, याद रखेंगे, याद अच्छा है, याद किया तो बहुत बेटर हो जाता है, जल्दी हो जाता है। सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क, सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क तो है, एक और मैं बताना चाहूंगा एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन का मैग्नेटिक फील्ड, एन साइडेड पॉलीगन का क्या आता है, एन साइडेड पॉलीगन का मैग्नेटिक, जैसे कि मान लो एक एन साइड वाला पॉलीगन है, मान लो उसका एक साइड एल है, तो उसके सेंटर पर करंट मान लो आई, तो क्या आता है फॉर्मूला इसका, कैसे करेंगे, एक का निकाल के और फिर जितने साइड्स होगी उससे मल्टीप्लाई कर, तो कितना आ जाता है ये, म्यू नॉट आई साइन π/n tan π/n अपॉन πl इनटू n, n इनटू म्यू नॉट आई अपॉन πl sin π/n tan π। जैसे कि हम प्रूव करते हैं, जैसे कि मान लो हम प्रूव करना चाहते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर, बस में n कितना हो जाएगा 3 डालो तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन πl sin π/3 tan π/3, sin π/3 कितना होता है, हैं √3/2 और tan π/n √3, √3 into √3 तो आ जाएगा 9/2, 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। तो एन साइडेड पॉलीगन के सेंटर पर आप जरूर याद रखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एन साइडेड पॉलीगन के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आप स्क्वायर का निकाल सकते हो, जी, स्क्वायर में कितने साइड है, तो क्या आ जाएगा, एन की जगह 4 डालो तो क्या आता है, यानी कि वो आ जाता है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई है, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन। हेक्सागोन, हेक्सागोन के लिए कितना डालोगे, 6 डालो, डालो तो 6, 6 डालो कितना आता है, तो ये आ जाएगा sin 30, है ना, ये आ जाएगा tan 30, sin 30 कितना होता है 1/2 और tan 30 1/√3, सही है, और n की जगह कितना 6, यहाँ आ जाएगा 6 √3 म्यू नॉट आई बाई पाई है, बिल्कुल सही है इसके सेंटर। तो सिंपली कहने वाली बात क्या है, ट्राइंगल के लिए 9/2, स्क्वायर के लिए 2√2 और हेक्सागोन के लिए √3, ऐसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और एन साइडेड के लिए निकालना है तो ये तो है, इसमें अगर आप एन का वैल्यू इंफिनिटी डाल दें तो सर्कल बन जाए, मतलब सर्कुलर लूप के सेंटर, ठीक है, तो वो भी देखेंगे अपन, याद रखो बेटा। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क, तो देखो आर्क है सिर्फ, तो सिर्फ आर्क के सेंटर पे कितना आता है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, क्या आता है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4, थीटा को रेडियन में डालते हैं, जैसे मान लो पूरा सर्कल हो तो थीटा को कितना डालते हैं 2 पाई, आधा सर्कल होता है यानी कि सेमी सर्कल होता तो पाई डालते हैं, तो पूरे सर्कल के लिए कितना आ जाता है ये, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इनटू n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स, और डायरेक्शन तो बहुत आसान है निकालना। सेमी के लिए क्या आ जाएगा, थीटा को पाई डालना है तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, क्वार्टर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 8r, कितना डालेंगे थीटा का वैल्यू 5/2,
इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ का निकालो, वहां का निकालो, वहां का निकालो, अलग अलग जगह का निकालो। तो देखो अगर दोनों भी सेम डायरेक्शन में होती है, अगर करंट कहाँ होती, सेम डायरेक्शन, और बीच में पूछता, अक्सर तो वही पूछता है, जैसे कि दोनों मैग्नेटिक, दोनों जो करंट है सेम डायरेक्शन में, और बीच का मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, निकाल सकते हैं। अगर ये देखो I1 है, ये क्या है I2, ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी क्या है d। तो देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर, और इसकी वजह से कहाँ जाएगा, बाहर। तो जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो आंसर आ जाएगा V1 माइनस V2, यानी कि म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2। और अगर I बराबर हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। समझ गए ना। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर बीच में जीरो नहीं आएगा, बाहर जीरो आएगा, किसके पास, छोटे वाले के पास। यही बताया था ना। तो कौन सा करंट छोटा है इन दोनों में, आई, यानी कि यहाँ कहीं पर आपको नल पॉइंट, तो नल पॉइंट पूछा है ना उसने, डिस्टेंस x मान लो, तो ये आपको जो है a प्लस एक्स, और यहाँ से x, इसका आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई a प्लस एक्स, और इसका आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, दोनों को बराबर कर, वहां से x का वैल्यू कितना आ गया, पोजीशन वेयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी। ऐसे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं क्या हम, ऐसे वाले क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, उनको डिवाइड करना होता है वायर्स। अच्छा, वायर्स के जस्ट सामने पॉइंट पर अगर आ जाए तो जीरो होता है, सही बात है ना, जस्ट सामने। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस वायर का क्या, सेमी इंफाइनाइट, ये भी क्या है सेमी इंफाइनाइट, और ये क्या है सेमी सर्कल। इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाए, इस वायर की वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा, और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यानी कि तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहे हैं, बाहर, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। सेमी इंफाइनाइट का क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी की जगह आर हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, सबको जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा बाहर। ठीक है, पॉइंट के जस्ट आगे तो क्या आ जाता है, मतलब वायर के जस्ट आगे, ये कर सकते हैं। इसमें क्या तीन पार्ट में ब्रेक किया, बट ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। फिर क्या बचेगा, सेमी सर्कल, क्या होता है सेमी का, 4 आर, ये भी कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या, सेमी सर्कल, सॉरी सेमी इंफाइनाइट वायर, सेमी सर्कल, और इसका तो क्या हो जाएगा, ये घर पे देख लीजिएगा आप, हाँ? ये सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, सब स्टैंडर्ड। ये सेमी इंफाइनाइट, सेमी इंफाइनाइट, और ये पूरा सर्कल, डायरेक्शन देखते हो, ये थोड़े और स्टैंडर्ड एग्जांपल है। ठीक है, ऐसा बना है, कौन कौन से वायर का जीरो हो जाएगा सेंटर के लिए, 1 और 3 का, किसका बचेगा, 4 का जाएगा अंदर, और 2 का जाएगा बाहर, बट बड़ा किसका होगा, 4 का। तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। बट इसमें देखो, इसमें 2 4 का जीरो हो गया, 1 और 3 का बचेगा, 1 का भी अंदर होगा और 3 का भी अंदर होगा, तो दोनों जुड़ेगा। तो इसमें आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r1 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये मैं बता चुका हूँ, क्या आएगा, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ये भी मैं बता चुका हूँ, 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। ये कर सकते हैं क्या, हाँ घर पे ट्राई करिएगा, ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसे लिए हुए हैं, आप घर पे ट्राई करिए। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है। क्या स्टैंडर्ड एग्जांपल है, कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर होता है, कैसा वायर होता है, यूनिफॉर्म वायर, और उसमें इधर से करंट आ रही है, और फिर दो पार्ट में बढ़ गई, और फिर वापस चली गई, वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 0। क्योंकि होता क्या है, जितना इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है अंदर की तरफ, उतना ही इस पोर्शन की वजह से बाहर की तरफ, लेकिन यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी या यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होना चाहिए वायर का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाले वायर का अलग, नीचे वाले वायर का, क्योंकि फिर करंट इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएगी उस कंडीशन में, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन सभी केसेस में आप देख सकते हैं वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी वाला वायर रहा तो फिर सेंटर पर ऐसे केसेस में क्या आ जाएगा, 0। फिर वो इस थीटा पे डिपेंड नहीं करता, ये थीटा कितना है, कौन सी थीटा की बात कर रहे हैं सर आप, इस थीटा। लेकिन कभी कभी वो ऐसे देता है कि ऊपर वाले का रेजिस्टेंस इतना, नीचे वाले का रेजिस्टेंस इतना, दोनों यूनिफॉर्म है वायर,
तो फिर इंडिविजुअल निकाल के ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रटेंगे, क्या आता है, एक्सिस पर, सेंटर का तो पता है, एक्सिस पर क्या आता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 आता है। सेंटर पे कितना आता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, और एक्सिस पे कितना आता है, म्यू नॉट एन आई आर। तो रेशियो क्या आ जाएगा, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, बी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस का रेशियो बोला, बी सेंटर क्या था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, तो इसमें भी है, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, तो इसमें भी है, क्या बचा, म्यू नॉट एन आई आर, सॉरी सेंटर है ना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस, ऐसा ही है ना, सेंटर के लिए निकाला तो एक्स को क्या कर दिया, 0, अपने आप आ गया, क्या क्या कट गया, 2 भी कट गया, क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यस, ये बहुत बार पूछा उसने। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल और आता है कि भाई एक लूप था, एक वायर से एक लूप बनाया, एक टर्न वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड बी था, फिर इसी वायर से एन टर्न्स बना दी, एन टर्न्स बना दी इसी वायर से, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है एन स्क्वायर बी। एक टर्न का बी है तो एन टर्न्स का कितना होगा, एन बी नहीं होगा, एन स्क्वायर बी हो जाता है, ये ध्यान रखो, और ये भी ध्यान रखो, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस फॉर अ सर्कुलर कॉइल। ऑनलाइन बच्चे मेरे साथ हैं, एक बार थम्स अप कर दीजिए, और टाइमली ज्वाइन किए, टाइमली टाइमली ज्वाइन करेंगे तो ये अलाउ करेंगे, तो भागो यार, ऐसा कुछ उसका मैग्नेटिक फील्ड का आ जाता है। सोलेनॉइड का तो सभी जानते हैं, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट एन आई, डायरेक्शन भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर कभी कभी जो है ऐसे थीटा 1 थीटा 2 दे देगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लो सोलेनॉइड है, और ये एंगल थीटा 1 है, और ये एंगल क्या है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, ये भी याद रख सकते हैं, एक ये साइड से और एक वो साइड से। लेकिन आइडियल सोलेनॉइड होता है तो लंबाई बढ़ जाती है, रेडियस से लंबाई ज्यादा हो जाती है। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब होता है लेंथ बहुत बड़ा है रेडियस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो थीटा 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, थीटा 2 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो दोनों को 0 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 प्लस cos 0, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, छोटा n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कैपिटल N बाई L, यानी कि कितने फेरे हैं पर यूनिट लेंथ में, कितने आपने यहाँ पर टर्न्स बनाए हुए हैं, दैट इज स्मॉल कैपिटल N बाई L, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। स्पेशल केस आइडियल सोलेनॉइड, तो आइडियल सोलेनॉइड का मैंने बता दिया, इस केस में मैं थीटा 1 थीटा 2 एक ही साइड, इनसाइड का क्या आ जाता है, म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन बाई एल इनटू आई, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसकी खास बात क्या है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब ये थ्रू आउट सेम, यानी कि पूरे आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट एन आई, और बाहर 0 आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूएमएफ, यूएमएफ मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड का एजेस पे बात करते हैं, एज, तो एज में आता है म्यू नॉट एन आई, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक थोड़ा कम रहेगा, सेंटर पे क्या रहेगा, ज्यादा, सेंटर का आधा कर देंगे तो एच का, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी थोड़ा कम है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी सेम होती है जैसे दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेम ही होती है, कभी कट करती नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, वो की वही प्रॉपर्टी है, केवल एक ही एक्स्ट्रा चीज है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप में, इसका मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की गर्दी ज्यादा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है, सेम चीज।
टोरॉइड, टोरॉइड तो बड़ा ब्रदर है किसका, सोलेनॉइड। कैसे, ये सोलेनॉइड से ही बनता है। सोलेनॉइड से कैसे बना इसको, सोलेनॉइड के एजेस को पकड़ के मिला, सोलेनॉइड के एजेस को पकड़ के मिला दिया तो क्या बन जाता है बेटा, टोरॉइड बन जाता है। तो टोरॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड वही होगा, म्यू नॉट एन आई। बस एन की जगह यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एन की जगह यहाँ पे लिख देते हैं, वो देखो एन की जगह लिख देते हैं कैपिटल एन बाई 2 पाई आर, कैपिटल एन बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर क्या है, रेडियस, मेन रेडियस। इसकी दो रेडियस होती है, एक अंदर की रेडियस और एक बाहर की रेडियस। तो मेन रेडियस r1 प्लस थिकनेस हो जाती है r2 माइनस इन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है r रेडियस। समझने वाली बात, इसमें ना सर्कमफेरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कमफेरेंस मतलब ऐसे बाहर भी नहीं होता अंदर भी नहीं होता, सिर्फ उस पर्टिकुलर बाउंडेड रीजन के अंदर ही मैग्नेटिक, ठीक है। ये कुछ फिर और क्वेश्चन है। और जैसे ये दो परपेंडिकुलर रिंग्स दी हुई है या फिर कॉइल्स दी हुई है और इनके सेंटर पे नहीं, तो एक की वजह से तो ऊपर आ जाएगा, एक की वजह से इधर आ जाएगा, तो एंगल कितना आ जाएगा 90 और रूट v1 स्क्वायर प्लस v2। ऐसे दो परपेंडिकुलर वायर देगा, दो परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वायर देगा तब भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई d, मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई d अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर। तो इसे ये तो बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ये इंटेंस वाला मैंने बता दिया। मैग्नेटिक फोर्स की बात है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसे फोर्स लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगता है Q into E, वैसे यहाँ पे लगता है QV क्रॉस, क्या होता है QV वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो QVV sin थीटा, क्या होता है QVV sin थीटा, QVV sin थीटा। सर यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर बात की गई है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या अंतर है। यानी कि जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा और जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, ये मेन चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थोड़ा सा एक कदम आगे है इससे, मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कर सकता है। वेलोसिटी चेंज करने का मतलब उसका स्पीड भी चेंज कर सकता है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, यानी कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर सकता है, वो वर्क भी लेके आ सकता है, वो पावर भी लेके आ सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं, बट मैग्नेटिक फोर्स केवल और केवल पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए स्पीड चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसलिए वर्क डन नहीं होता मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन नहीं है तो उसका पावर भी नहीं है, और अगर मैग्नेटिक फोर्स का पावर नहीं है एफ डॉट बी क्या होगा, जीरो, यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा किसके, वेलोसिटी के। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जीरो का, सॉरी डेल्टा के जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट। तो ये सिर्फ डिफ्लेक्ट करने का काम है। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का बेसिक डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो जो है आपका सब कुछ चेंज कर सकता है, यानी कि चलते हुए को रोक सकता है, रोकते हुए को चला सकता है, और मैग्नेटिक फोर्स चलते हुए को रोक नहीं सकता, और रुके हुए को चल मतलब जो रुका हुआ उसको चलाएगा नहीं, और जो चल रहा है उसको रोक नहीं सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स एक कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ दिशा चेंज कैन ओनली चेंज द, तो एक होता है मोटिवेटर और एक होता है गाइड। तो मोटिवेटर का काम क्या है, बच्चों को मोटिवेट करने का, और गाइड का काम क्या है, उसको सही मार्गदर्शन करने का। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, मोटिवेटर भी है और गाइड भी है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सिर्फ गाइड है, सिर्फ वो गाइड करेगा। ये बहुत जरूरी है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसमें घूमता है, सर्कल में, किसमें घूमता है, सर्कल में, उसमें एक करंट डेवलप हो जाता है, और उस करंट के ये चार फॉर्मूले जरूर से याद है।
ऐसे ही जब कोई चार्ज v वेलोसिटी से चलेगा l लेंथ में, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला l बाई v। तो ये करंट आ रहा है, यानी कि मूविंग चार्ज कैन आल्सो जनरेट करंट, मूविंग चार्ज जनरेट्स करंट, तो ये q v बाई l। और यहाँ पर ये चार फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। कोई भी चार्ज q टाइम पीरियड t से घूम रहा है सर्कल में, तो q बाई t, q है q v अपॉन 2 पाई r, q ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये पूछता क्या है, सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड बता। तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बस इसमें आई का वैल्यू डाल दो। अब आई के कितने सारे वैल्यू आपको दिख रहे हैं, चारों वैल्यू डाल के देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पार्टिकल्स के बारे में चर्चा की गई है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, मास, अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन सा नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ये भी नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। कौन कौन जरूरी चाहिए, ये जरूरी चाहिए। ये भी अगर आप नहीं याद रखते तो चलता, बट ये तो जरूर याद, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, इनके स्पेसिफिक चार्ज भी याद रखो। स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्यू बाई एम, इनके क्यू बाई एम भी याद रखने चाहिए सबके। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, ई बाई एम ई, प्रोटॉन की बात करें तो ई बाई एम पी, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 2e अपॉन 4 एम पी, दैट इज e अपॉन 2 एम, ठीक है। और न्यूट्रॉन की बात करें, e अपॉन 2 एम। कुछ चीज पता लगा क्या, नहीं पता लगा। अल्फा पार्टिकल का और न्यूट्रॉन का क्यू बाई एम क्या है, सेम, यानी कि इनका क्यू बाई एम सेम आता है। सर क्यों बता रहे हैं आप, अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, क्यों ये बता रहे हैं। याद रखेंगे चार्ज पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा। एम ई कितना होता है, एम पी कितना होता है, ई कितना होता है, पता होना चाहिए। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल अगर सेम रेडियस में घूम रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी क्या होगा, ये भी स्टैंडर्ड एग्जांपल। दोनों का रेडियस सेम कर दें, रेडियस का फॉर्मूला तो हमको पता है क्या है, अंडर रूट 2m। यानी कि जब भी एक पार्टिकल किसमें एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसमें एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो कितना फोर्स महसूस करेगा। पहले तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस V। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q V V sin थीटा। थीटा क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। कब आएगा मैक्सिमम फोर्स और कब आएगा जीरो फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कब आएगा बेटा, जब थीटा कितना होगा 90, मतलब परपेंडिकुलर एंटर करेगा, है ना, v परपेंडिकुलर टू v। इस केस में फोर्स क्या आ जाएगा, q v b। तो वहां से आप एक्सेलरेशन भी निकाल, यहां से भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ऐसे मत बोलना कि मैग्नेटिक फोर्स से एक्सेलरेशन नहीं आता, मैग्नेटिक फोर्स से एक्सेलरेशन आता है। तो q v क्रॉस b m है तो a आ जाएगा, यहाँ से q v क्रॉस b by m। और यहाँ तो डायरेक्ट q v भी आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको नहीं पता है क्या लगाना है फॉर्मूला, तो कैसे लगाना है, q v b परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही मल्टीप्लाई फोर्स। जीरो फोर्स कब आ जाएगा फिर, 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और चार्ज पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है इस केस में। और इस केस में, इन दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, कैसे जाएगा, okay? और ये रेडियस में कब घूमता है, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी कब आएगा, जब आपका v और b क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस केस में किसमें घूमता है वो, सर्कल में घूमता है।
तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी आती है, और सर्कल के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से प्रोवाइड होता है, इससे, क्यूबी बी से। तो क्यूबी बी से ही क्या प्रोवाइड होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। क्यूबी बी से ही एम बी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड होता है। यहां से आर निकलता है एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी, या फिर पी अपॉन क्यू बी, या फिर रूट टू एम के अपॉन क्यू बी, या फिर रूट टू एम क्यू बी अपॉन क्यू। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ये वाला लगाना, मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो ये वाला लगाना, काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो ये वाला लगाना, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम होगा तो ये बिल्कुल डी ब्रॉगली वेवलेंथ की तरह ही है ना। तो देखो मैंने लिखा हुआ है कौन कांस्टेंट रहेगा तो क्या लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। यहां से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं आप, वो आता है q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2। ये काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा एक टॉपिक और हुआ करना था साइक्लोट्रॉन, उसको निकाल दिया, ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे। अच्छा एक बहुत खतरनाक चीज है बेटा, इसमें ये जो फोर्स आया है ना, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी कि f डॉट b क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा है। अब एक्सीलरेशन देता है वो, तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या होता है, परपेंडिकुलर। v और b परपेंडिकुलर रहा तो सर्कल में, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड कितना आ जाता है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, और ओमेगा कितना आ जाता है, क्यूबी बाई m, और फ्रीक्वेंसी इसका क्या आ जाएगा उल्टा। इस टाइम पीरियड की खास बात क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस, रेडियस से भी इंडिपेंडेंट, ये खास बात है। यानी कि कैसा भी स्पीड से फेंको, कितना भी रेडियस में फेंको, टाइम पीरियड हमेशा कितना आएगा, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ध्यान रखना, बहुत बार तो यही पूछा गया है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, ठीक है। तो टाइम पीरियड का रेशियो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, m बाई q, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज के उल्टा, स्पेसिफिक चार्ज का उल्टा आता है टाइम पीरियड, स्पेसिफिक चार्ज का उल्टा है। देखो खास बातें लिख दी सर ने यहाँ पर, force is always perpendicular to the plane of the velocity, magnetic field center is along v cross b। तो v cross b जिधर भी दिखेगा उधर ही आपका सेंटर, जैसे कि यहां पर करते हैं v cross b, v इधर b इधर, तो v cross b किधर गया, बट ये इलेक्ट्रॉन है तो नीचे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए नीचे आया। सेंटर का रेडियस तो पता ही होगा हमको, mv अपॉन क्यूब। जैसे कि एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखो, इसमें पूछ रहा है कितना टाइम स्पेंड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड करके आया पार्टिकल, यहां से एंटर किया, ठीक है, तो करो v क्रॉस b ऊपर, यानी कि यहां सेंटर हो, फिर सर्कल में घुमा दिया, तो कितना सर्कल करके आया, आधा, आधा सर्कल मतलब पाई m अपॉन क्यूबी, पाई m अपॉन क्यूबी। देखो जितना भी सर्कल घूम के आएगा ना, आपने करना क्या है, आपको पता है कि टोटल 2 पाई एंगल घूमने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, यस और नो। एक एक रेडियन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, m अपॉन क्यूबी। तो थीटा रेडियन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, थीटा m अपॉन, और थीटा को रेडियन में, तो दिस विल बी द टाइम, ये रेडियन का, ये थीटा होगा, कितना थीटा घूम के आ रहा है। कर लेंगे, और जो डेविएशन होता है वो एग्जैक्टली थीटा के, जितना भी थीटा होगा उसी के बराबर। जैसे कि इसमें थीटा कितना आएगा, पाई, तो डेविएशन भी कितना है, पाई के ही बराबर, ठीक है। चलो आगे, जैसे कि एग्जांपल p क्रॉस, तो इसमें कितना देख रहा है थीटा, ये रहा, इसमें ये थीटा है, यस, इसमें ये थीटा, ऐसे ऐसे थीटा निकालना। जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसमें ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा कितना आ गया हमारा,
तो देखो पहले v ऐसे था, v ऐसे था, तो v क्रॉस v किया तो ऐसे सेंटर आ गया, रेडियस mv अपॉन क्यूब से निकाल लिया, और फिर ऐसे सर्कल में घुमा दिया, फिर ये एंगल निकाला, तो ये आया थीटा, थीटा, तो टोटल कितना आ गया, सॉरी ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ट्वाइस ऑफ 90 माइनस, ज्यादा पूछेगा नहीं यहाँ से, पर फिर भी आए तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये वही क्वेश्चन है, t इज इक्वल टू थीटा m अपॉन क्यूब, वही थीटा किसके बराबर आता है, डेविएशन। ये क्वेश्चन कर लेंगे क्या, v और b, v और b, v और b। अब कुछ बच्चों को क्या लगता है कि सर v और b देख सकते हैं आप, v और b के बीच का एंगल कितना है, 60 नहीं है, 30 है। v और b के बीच का एंगल 60 नहीं है, कितना है, 30 है। जैसे देखो ये b है, ये b है, ये है 60, तो ये कितना है 30 है, तो फोर्स आएगा q v b साइन 30, कितना आएगा साइन 30। तो इस केस में क्या होता है, पाथ हमारा कैसा होता है, कैसा होता है इसमें पाथ, हेलिकल, कैसा पाथ होता है, हेलिकल होता है, यानी कि v और b के बीच में अगर एंगल थीटा है जो कि 90 नहीं है, तो हेलिक्स आता है, हेलिक्स विद कांस्टेंट, कांस्टेंट पिच वाला हेलिक्स आता है, ठीक है, विल हैव कांस्टेंट पिच वाला हेलिक्स। इसका रेडियस आता है m v परपेंडिकुलर अपॉन q, और इसका पिच आता है v पैरेलल इनटू t। सर ये v परपेंडिकुलर क्या है, v पैरेलल जैसे ये हुआ v cos 60, और ये क्या हो गया, कौन सा पैरेलल कौन सा परपेंडिकुलर, v cos 60 वाला परपेंडिकुलर, और v sin 60 वाला, तो v sin 60 वाला हेलिक्स जनरेट करेगा आगे, और v cos 60 वाला इसको सर्कल में, सर्कल में रेडियस के लिए ये यूज करना, ऐसे करना। इसमें तो टाइम पीरियड पूछा था, टाइम पीरियड इसको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, टाइम पीरियड तो वेलोसिटी से रेडियस से क्या है इंडिपेंडेंट, फिर क्या आ जाएगा 2 पाई m। ये कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिए गए हैं, साइक्लोट्रॉन को हट गया सर बस, ये v इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो मैंने बता दिया क्या आने वाला, हेलिक्स आने वाला विद द कांस्टेंट, ये हेलिक्स ऐसे बन जाता है, ये कहलाता है पिच जैसी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बताओ आप कौन सा वाला वेलोसिटी रेडियस के लिए काम आएगा और कौन सा वाला पिच के लिए काम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, तो कौन सा काम का है रेडियस के लिए, पाई वाला, और पिच के लिए 3 वाला, बराबर, ठीक है, नहीं समझा, और किस में घूमेगा, हेलिक्स। कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है तो इसमें लॉरेंट्ज फोर्स आता है, कौन सा फोर्स आता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा तो लॉरेंट्ज फोर्स आएगा। लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला क्या होता है, QE प्लस QV क्रॉस E, एक्सेलरेशन निकालना तो एक बढ़िया, E और B पैरेलल है और चार्ज अगर रेस्ट पर है, रेस्ट वाले चार्ज पर तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, लेकिन रेस्ट वाले चार्ज पर सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका फार्मूला क्या होता है Q into E, तो वो सीधा 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 सीधा। If charge is moving parallel to plates, यानी कि V और B पैरेलल है, तब भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बट कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज Q, तो एक्सेलरेशन आएगा QE। हाँ परपेंडिकुलर घुस गया, परपेंडिकुलर घुसेगा तो फिर ये B छोड़ेगा नहीं, किसको घुमाएगा, सर्कल में, पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आगे बढ़ाएगा और ये सर्कल में, अगेन वी विल हैव हेलिक्स। ये देखो V परपेंडिकुलर E पैरेलल B, इस केस में भी हेलिक्स आता है, पर इसमें एक ही खास बात है कि इसमें वेरिएबल पिच आता है, कैसा पिच आता है, रेडियस ऑफ हेलिक्स तो वैसे निकलेगा mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, है ना, बस यहां वेरिएबल पिच आता है, कोई पूछेगा नहीं करता, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, v क्या होना चाहिए, e by v है, यानी कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घुसा, अनडिफ्लेक्टेड गुजरा, तो v क्या होना चाहिए, e by, और कौन से गोले को फॉलो करना पड़ेगा, कौन से गोलों को फॉलो करना पड़ेगा, e b, ये सेम चीज कहां आती है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वहां पर v ओमेगा बाई k होता है, इतना ही अंतर है बस, समझ गए ना? दैट इज द सेम थिंग। A charge enter inside mutually perpendicular length, ये कर लेंगे क्या? ये बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 10, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 5, तो v कितना आएगा? 10/5 दैट इज 2, और v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोला? e क्रॉस b, e क्रॉस b कर लो तो आ जाएगा। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन b डॉट डेल l इज इक्वल टू म्यू नॉट i। ये एम्पियर लूप के लिए लगता है इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लीनियर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, ठीक है? तो दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन b डॉट डेल इज इक्वल टू म्यू नॉट i इन आ जाएगा, अंदर वाली करंट लेने का लूप के अंदर, क्योंकि ये एम्पियर लूप के लिए लगता है। जैसे कि गॉसियन सरफेस होता था वैसे ही एम्पियर लूप होता है। तो बस क्या है, लूप का डायरेक्शन हमको डिसाइड करना, वो देता है इसको लूप का। तो जो भी करंट लूप के डायरेक्शन में जा रहे हैं वो प्लस में लेते हैं, और जो ऑपोजिट में जा रही है वो, और इसका मेन पर्पस है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। जैसे गॉस लॉ का मेन पर्पस क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वैसे इसका मेन पर्पस होता है मैग्नेटिक फील्ड। कंडीशन b डॉट डेल म्यू नॉट i से हम कर सकते हैं। जैसे i1 को क्या लेंगे? पॉजिटिव, और i2 को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, बिकॉज़ आपने लूप ऐसा माना। तो टोटल इंटीग्रेशन b डॉट डेल क्या आ जाएगा? म्यू नॉट प्लस i1 माइनस, इसमें भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड तो सारे ही लेंगे, लेकिन करंट से कौन सा लेंगे? अंदर वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सभी करंट की वजह से आता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड सभी करंट की वजह से आता है, और जो करंट है वो सिर्फ अंदर। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसमें देखो आप कितने लूप दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 लूप। तो तीनों लूप के लिए इंटीग्रेशन b डॉट डेल m क्या आएगा? तो देखो लूप 1 के लिए कौन कौन सी करंट लेना पड़ेगा? सारी करंट लेना पड़ेगा। अब ये लूप ऐसे जा रहा है, तो कौन कौन सी करंट पॉजिटिव? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 4i प्लस 2i, 6i, 6i माइनस i, 5i, 5 यूरो। इस लूप के लिए दो ही, कौन कौन सी? बट ऐसे जा रहा है ये लूप नीचे, तो ये नहीं कि ये पॉजिटिव है, तो i माइनस 2i। इसके अंदर आ रही है क्या कोई? नहीं, ये ऐसे है, इसमें से कोई भी नहीं पास हो रही, तो जीरो। इसमें से कोई भी पास नहीं हो रही क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ऐसे रखा हुआ है। ये ध्यान रखना ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है? एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए काम आता है ये। लूप बनाते हैं हम लोग और ड्रॉ कर देते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ। हाँ, आप इससे इनफाइनाइट वायर का भी निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट वायर का सबको पता है क्या आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। सोलेनॉइड का भी निकाल सकते हैं बोर्ड्स के हिसाब से। हाँ, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे होलो सिलेंड्रिकल वायर, क्या बोलते हैं? होलो सिलेंड्रिकल वायर, रटना है। तो होलो सिलेंड्रिकल वायर के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड वही आएगा जो वायर का आता है, इनफाइनाइट वायर। क्या आता है इनफाइनाइट वायर का? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? हाइपरबोला, और अंदर जीरो। बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, सरफेस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R, और अंदर जीरो। किसकी बात हो रही है? होलो सिलेंड्रिकल वायर। तो ग्राफ कैसा आ गया देख सकते हैं, अंदर जीरो बाहर हाइपर, होलो सिलेंड्रिकल वायर। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, तो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में क्या होगा? बाहर तो वही आएगा, बाहर तो वही आएगा क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r।
सरफेस में भी वही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, लेकिन अंदर जीरो नहीं आएगा। और अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, अंदर का कहां गया फॉर्मूला, अंदर का फॉर्मूला किधर, हाँ ये रहा अंदर, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर स्ट्रेट लाइन बाहर हाइपर बोला, अरे सॉलिड जैसे स्फीयर था ना, स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही, ठीक है। पर जे के टर्म्स में भी याद रखना, जे बोले तो क्या होता है, करंट डेंसिटी आई बाई ए, करंट डेंसिटी आई बाई ए, करंट डेंसिटी आई बाई ए, उसको भी याद रखना पड़ेगा। तो करंट डेंसिटी आई बाई ए होता है जे, ठीक है। तो जे के टर्म्स में भी याद रखना। ग्राफ में क्या अंतर आया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन देन हाइपर। तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिख दिया है ताकि बच्चों को तकलीफ ही ना हो। देखो जितना हो सकता है बच्चों के लिए एफर्ट डालना, एक साथ लिख दिया, जे के टर्म्स में भी लिख दिया, आई के टर्म्स में भी लिख दिया। जैसे कि बाहर की बात करें तो बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन, सही, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन, सरफेस के लिए म्यू नॉट जे आर बाई, और अंदर के लिए म्यू नॉट जे आर बाई। ये देखो ये क्या था, एक्चुअली एक क्वेश्चन था, इसमें चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बैलेंस हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो फोर्स कितना आएगा, क्यूवीबी, और वही क्यूवीबी किसको बैलेंस कर रहा था, एमजी, तो क्यूवीबी बराबर क्या लिख दिया, एच। तो ये सभी क्वेश्चन देखना, ये भी क्वेश्चन था, एक वायर में करंट कितना है 5 एम्पीयर और एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। और डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर, मतलब डॉट, और ये किधर जा रहा है, इधर, करो बी क्रॉस बी, बी इधर बी इधर, बी क्रॉस बी किधर गया, नीचे, बट ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर जाएगा यानी कि अपवर्ड, और ये परपेंडिकुलर तो है ही, बी इधर है बी इधर है, बी इधर है बी इधर है, तो एंगल कितना हुआ 90, तो आ गया क्यू बी बी साइन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल दिया, वेलोसिटी डाल दिया, बी की जगह म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, यानी कि जब एक चार्ज पे फोर्स लग सकता है तो वायर पे फोर्स लग सकता है, तो वायर पे फोर्स कितना लगता है, बिल साइन थीटा, यानी कि ये करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसे फोर्स लगेगा बिल साइन थीटा, या आई एल क्रॉस बी, क्या है, आई एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी रख दिया, आप आई एल क्रॉस बी याद रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या आया, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी, एल वेक्टर किधर को जाएगा, जिधर करंट जाती है उधर ही कौन जाएगा, एल वेक्टर जाएगा, एल वेक्टर उधर ही जाता है जिधर कौन जाती है, सिंपल है, कोई बड़ी बात। तो जीरो कब आएगा फोर्स, थीटा इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू 180, यानी कि वायर भी उसी डायरेक्शन में रखा हो जिस डायरेक्शन में बी हो, या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा हो, मैक्सिमम कब आएगा 90 पर, और 90 पर फोर्स आ जाएगा बी आई एल, क्या आ जाएगा। तो अगर एक वायर है और एक वायर में करंट फ्लो कर दिया, करंट नहीं फ्लो करते तो नीचे जाता है, करंट फ्लो किया तो रुक गया इधर, तो क्या हुआ होगा कि बिल ही किससे बैलेंस हो गया होगा, mg से, तो बिल इक्वल टू mg, तो mg को बिल भी बैलेंस कर सकता है, mg को qv भी बैलेंस कर सकता है, mg को qvb भी बैलेंस कर सकता है, बहुत सारे लोग mg को बैलेंस करते हैं, mg को बाइंड फोर्स भी तो बैलेंस करता है, फ्लूइड मैकेनिक्स है तो mg को बाइंड फोर्स बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो mg को qe बैलेंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स है तो mg को qvb या mg को bil बैलेंस करता है, चारों से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और डायरेक्शन तो आप निकाल ही सकते हैं, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, अरे बी की जगह किसने ले ली, एल ने ले ली, बी की जगह किसने ले ली, एल ने ले ली, और क्यू की जगह किसने ले ली, आई ने ले ली, क्यू की जगह किसने ले ली, आई ने ले ली, और बी की जगह किसने, बी तो बी है, तो पहले क्यू बी क्रॉस बी होता था, अब क्या है, आई एल क्रॉस बी, कौन किससे रिप्लेस हुआ, बी से एल, है ना, और क्यू से आई,
और इसमें भी वही बकवास, जो फोर्स आएगा वो लेंथ के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना, और बी के भी परपेंडिकुलर। स्ट्रेट वायर के लिए तो बहुत आसान, जैसे कि ये बिल बराबर है इक्विलिब्रियम, सिंपल है। आप देख सकते हैं एल किधर आ जाएगा और बी किधर है, अंदर, करो एल क्रॉस बी, ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए, तभी तो किससे बैलेंस होगा, एनर्जी, तो करंट इधर से इधर जाना चाहिए, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। करंट कैरिंग लूप की बात करें तो करंट कैरिंग लूप की दिक्कत क्या है, करंट कैरिंग लूप में नेट फोर्स जीरो आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि होता क्या है, सब बैलेंस हो जाता है। जैसे कि इसमें फोर्स देखिए एल क्रॉस बी करेंगे तो इसका एल क्रॉस बी मान लो अंदर गया तो इसका एल क्रॉस बी किधर आ जाएगा, बाहर, इसमें तो जीरो ही सही, इसमें भी जीरो ही सही, तो ओवरऑल करंट कैरिंग वायर पे जीरो ही आता है, करंट कैरिंग लूप, ठीक है, करंट कैरिंग लूप पे जीरो ही आता है। या ऐसे भी समझो, जैसे मान लो हमारा वायर ऐसा होगा, इधर को आया क्या, रुको, तो देखो मैं बोल रहा था कि अगर वायर ऐसा हो तो इस पे वेलोसिटी मान लो, या वेलोसिटी क्या, करंट लेना पड़ेगा, करंट ऐसे मान, तो इस पे कितना फोर्स लगता है, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ देते हैं और उस पे फोर्स निकालते हैं, यानी कि इस वायर की जगह ये वायर है, लेंथ कितना हो जाएगा, तो और करंट तो वही है, तो क्या है बी आई इंटू टू बी आई का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी किधर, सही बात गलत बात, सही बात है, लेकिन अगर ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो जीरो ही हो जाएगा, लूप में यही होता है, तो लूप में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, इसीलिए आपका जो है नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये लॉजिक है, ठीक है, तो मुझे लॉजिक क्या है, लेकिन नेट फोर्स जीरो होता है लेकिन बेचारा खींचता है, या तो अंदर की तरफ खींचेगा या बाहर की तरफ खींचेगा, हुआ है, ये मैंने बता दिया आपको, क्या आ जाएगा, टू बी आएगा, ये समझ गए, क्या लेना है डायरेक्ट, इनिशियल और फाइनल, ये वाला समझ गए, रूट टू आर, ये वाला समझ गए, घर पे देख लेना है सब, मैं भेज दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं, इसका कर सकते हैं, अरे कर सकते हो, इनिशियल और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो वायर्स के बीच के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, जो बच्चे घर पे बैठे हैं ना वो भी बोलो मेरे से, बोलने से ही क्यों आपको फॉर्मूला याद होगा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्शन, सेम डायरेक्शन में करंट है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्शन, बट ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज एफ बाई एल, दिस इज एफ बाई एल। एक और बताता मैं आपको, बताता हूँ, देखो बताने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है बेटा, मैं पूरे रात पूरे दिन में पढ़ा सकता हूँ आपको, पर आपके पास समय नहीं है, दिक्कत ये है, देखो ये मान लो लैम्डा वन है और ये लैम्डा टू है, हमको पता है दोनों प्लस है, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्शन, बट यहाँ भी अगर आप फोर्स की बात करें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आता है 2k लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन आर, मतलब डी, ये बिल्कुल इसके जैसा है, बस के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रिप्लेस कर दो, के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डालो, क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, लैम्डा 1 की जगह i1 और लैम्डा 2 की जगह i2 डालो, एकदम डिट्टो सेम, सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट,
यहाँ से ना, यहाँ से आप जो है 1 एम्पियर का भी 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन निकाल, 1 एम्पियर का डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, 1 मीटर पे रख देते हैं, 1 एम्पियर फ्लो कर देते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाता है 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यहाँ से 1 एम्पियर का डेफिनेशन। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। क्या पूछ रहा है ये, फोर्स ऑन ऑल थ्री वायर, ऑल थ्री नहीं, एक कर लेते, बाकी आप कर लेंगे। जैसे 1 पे निकालना है, 1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, 2 किधर लगाएगा और 3 किधर लगाएगा। देखो सुनो, 1 का करंट ऊपर, 2 का करंट तो अट्रैक्शन या रिपल्शन तो इधर लगाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ये किधर लगाएगा, इस पे अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करेगा। क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट I × 3I और डिस्टेंस कितना, 2 पाई d नहीं, 2 पाई 2d। अब देख लेना कौन बड़ा कौन छोटा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, दैट विल बी योर फोर्स पर यूनिट लेंथ। और अगर वो फोर्स पूछेगा तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ, चलो आगे। तो मैंने सारे वायर्स का निकाला हुआ है, अब जाने सारे वायर्स का 1 एम्पियर का डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। अगर मैं 1 मीटर का डिस्टेंस रखूं और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करूं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁷। तो इधर वैल्यू पूछ लेता है कितना फोर्स आता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे स्टैंडर्ड फोर्स ऑन दिस लूप, इस लूप पे फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये यूनिफॉर्म है, इन दोनों का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है। इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका फोर्स क्या होगा, और ये दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा अट्रैक्शन, यानी कि ये लूप पास में आएगा किसके, वायर। घूमेगा क्या, घूमेगा घूमेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा पास में आएगा, और ये ट्रांसलेशन। और उसका फॉर्मूला आप चाहे तो रख सकते हैं, उतना उतना स्टैंडर्ड नहीं, रखना चाहे तो रख लेना, कैसे किया, इसका निकाला और उसका निकाला, उतना स्टैंडर्ड। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट किस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है NIA अगर लूप की बात, और अगर मैग्नेट की बात करें तो स्मॉल m इंटू एल। स्मॉल m को क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ, l को बोलते हैं लेंथ, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है करंट और a होता है एरिया, और उसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे कि मान लो जैसे कि इसमें देखें, मैग्नेट में तो साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है, तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट किधर से किधर होता है, साउथ पोल से नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे देखें, अब देखो आपको लूप में क्या ध्यान रखना है, अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अ करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक अ मैग्नेट, यानी कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह काम करता है, तो उसमें करंट का डायरेक्शन जिधर से क्लॉकवाइज दिखता है, तो वहां पे साउथ पोल बनता है, क्या बनता है, साउथ, क्लॉकवाइज कहां गया, ये जिधर से आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है उधर साउथ, और जिधर से करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो क्या है, तो जैसे इसमें देखो, इसमें करंट ऐसे अब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ना एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट कोई उधर से देखेगा ना तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगी, तो उसके उधर कौन सा है, साउथ पोल, और मेरे इधर कौन सा है, बट डायरेक्शन का है मैग्नेटिक मोमेंट का, साउथ से तो वो तो बेसिक करंट के डायरेक्शन से निकल रहा है, करंट कैसे जा रही है ऐसे, तो ऐसा हाथ घुमा तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट का, यानी कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही है, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, बट इसको रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, खुद के में नहीं रखते हैं, एक्सटर्नल में, खुद के में क्यों रखते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन अभी जेईई मेंस के एग्जाम आपका हुआ था एफटी का, उसमें भी आया, दो लूप बने हुए थे, एक में करंट ऐसे था, एक में करंट ऐसे था, तो IA लगाना, एक प्लस के था एक माइनस के था,
तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना, आई ए, ठीक है ऐसे। तो ये ए एन एन आई, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका एम किधर जा रहा है, बाहर, इसका एम किधर जा रहा है, 9 इंटू ब्रेथ, ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो आई स्क्वायर, और ये रेक्टेंगल है तो आई एल इंटू, फिर इसका निकाला जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका एरिया वेक्टर निकालना पड़ा, एरिया वेक्टर हमने निकाला पी क्यू क्रॉस पी आर, हाफ इंटू पी क्यू क्रॉस पी आर, ट्राइंगल है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करना, तब एरिया वेक्टर आएगा, तब एरिया वेक्टर इसका आएगा, और फिर वहां पर n इज इक्वल टू n आई, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग चार्ज, रिवॉल्विंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड निकालना था यार अभी थोड़ी देर पहले, उसका आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट उसका, I इंटू पाई आर स्क्वायर, आई के चार फॉर्मूले याद है, देखो आई के चार फॉर्मूले, बी के भी चार फॉर्मूले, और मैग्नेटिक मोमेंट के भी चाहे तो चार फॉर्मूले, यानी कि जब एक चार्ज सर्कल में घूमता है तो आई भी चार, बी भी चार, मैग्नेटिक मोमेंट भी चार, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम बी आर या एम ओमेगा आर, सर्कुलर मोशन में यही है एंगुलर मोमेंटम, एम बी आर या एम ओमेगा आर। बेटा एक एक चीज बता रहा हूँ, कुछ छोड़ने वाला नहीं, वन शॉट जरूर है बट ऐसा नहीं है कुछ सर आपको उड़ा दिए चैप्टर, चैप्टर उड़ाने वालों में से नहीं है, एक एक चीज बताने वाले हैं कैसे होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट, ये कांस्टेंट के बराबर आता है, किसके बराबर आता है, ये q बाई 2 है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज का हाफ ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज आता है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज अगर पता है तो उसका आधा कर देना, तो ऊपर और नीचे, और ये खास बात क्या है, ये फिर से इंडिपेंडेंट है रेडियस से, वेलोसिटी से। रिंग की बात करें तो रिंग का भी मैग्नेटिक मोमेंट क्यू बी आर बाई टू, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई, बी सेंटर वही का वही आ जाएगा। डिस्क में क्या हो जाता है, सिर्फ डिस्क में यहाँ पे टू नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, फोर, डिस्क की। ये टॉर्क है बेसिकली, जब आप एक लूप को देखो, एक करंट के एक लूप को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसमें फोर्स को क्या हो जाता है, जीरो, बट उसका टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा, या एम की जगह एन आई डालेंगे तो बिना साइन, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट में करें तो m क्रॉस b, m क्रॉस b, तो मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा और जीरो टॉर्क कब आएगा, m और b के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम टॉर्क आएगा, और 0 डिग्री होगा तो जीरो टॉर्क आएगा, 180 डिग्री होगा तो भी जीरो टॉर्क। तो जब थीटा 0 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब थीटा 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैं बता, मुझे बताना है स्टेबल में है क्या अनस्टेबल, ये करंट ऐसे बह रहा है और इस एक मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ स्टेबल में है कि अनस्टेबल में, नहीं अनस्टेबल। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किधर जा रहा है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, तो एंगल कितना होगा, 180 पे क्या आता है अनस्टेबल। चलो ये बताओ, अनस्टेबल 180, स्टेबल स्टेबल, नाइनटी डिग्री मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क आएगा एनपी, मतलब ओके, ये याद रखना बेटा आपको, है ना, बहुत अच्छे से याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। और अगर थीटा एंगल दिया है एम और बी के बीच का तो एम बी साइन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है when external magnetic field is in the plane of the loop, in the plane of the loop, तो थीटा 90 होते तो और क्या हो जाएगा, और मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला देखिए, when external magnetic field is perpendicular और normal to the plane of the loop, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, एक में थीटा 0 और एक में थीटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वो
स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो टाइम पीरियड कितना 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एन, और वर्क डन इन रोटेटिंग द लूप एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। क्लियर होना चाहिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर चाहिए। जैसे यहां बताओ एम और बी के बीच का एंगल कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 90। कैसे पता, एम बाहर आ रहा है बी तो 90 डिग्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिक में जाना है तो क्या करने का पता है, के को किससे रिप्लेस करो, और एप्सिलॉन नॉट को, क्यू को, ई को, पी को, क्यू को, क्यू को छोटे एम से, छोटा एम क्या है कॉइल स्क्वायर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सिंपल सा कंसेप्ट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करते क्या है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं और फिर करंट फ्लो कराते हैं तो बेचारी घूमने लगती है। तो घूमने से क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्ट होता है, वो स्ट्रिंग में भी क्या आता है टॉर्स, यानी कि इसका जो टॉर्क है कपल, जो टॉर्क है वो टॉर्क इसमें भी टॉर्क जनरेट करता है, और इसका टॉर्क आता है सी थीटा और इसका टॉर्क आता है बिना साइन थीटा, तो इसका बिना साइन थीटा इसके सी थीटा के बराबर हो जाता है, और थीटा होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और सी को बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। तो यहां से सी अल्फा लिख दिया और यहां लिख दिया क्या एम बी साइन, एम को क्या लिख दिया बिना, एम बी को लिख दिया बिना, बिना साइन थीटा इक्वल टू सी अल्फा। आई क्या आ गया, सी होता है टॉर्सनल रिजिडिटी। क्या होता है टॉर्सनल कांस्टेंट या टॉर्सनल रिजिडिटी, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। सी अपॉन एन ए बी sin थीटा अल्फा। अब ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम एंड बी। अब ये लूप ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, बट एम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब ये एम का डायरेक्शन चेंज होने से क्या दिक्कत होती है कि थीटा बार बार चेंज होता है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग होर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, होर्सशू मैग्नेट में ये थीटा हमेशा क्या हो जाता है 90 डिग्री, यानी कि m और b का वैल्यू, m और b का एंगल कांस्टेंट कितना हो जाता है, एंगल कितना हो जाता है 90। तो होर्सशू मैग्नेट यूज करने से थीटा 90 हो जाता है, और फार्मूला क्या हो जाता है c अपॉन NAB। ठीक है, और यहां से I डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल आ जाता है, अल्फा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्या बोलते हैं उसी को एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी कहते हैं, यानी कि जितना ज्यादा ट्विस्ट उसके अंदर आएगा वायर के अंदर उतना ही डिफ्लेक्शन। तो दैट इज कॉल्ड एंगल। करंट सेंसिटिविटी बहुत बार पूछा गया है, क्या है करंट सेंसिटिविटी, अल्फा अपॉन, और इसका उल्टा होता है फिगर ऑफ मेरिट। कभी कभी बच्चे आते हैं सर फिगर ऑफ मेरिट आपने पढ़ा है, फिगर ऑफ मेरिट आपने पढ़ा, अरे भाई ये क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है, वो क्या होगा करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। क्या बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, आई बाई अल्फा, तो ये तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट हो गया एन ए बी बाई सी। एन क्या है नंबर ऑफ टर्न, ए क्या है एरिया, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और सी क्या है टॉर्सनल रिजिडिटी। तो अगर आपको करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, एक्चुअली करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो तीनों बढ़ाना पड़ेगा, इतना इजी टास्क नहीं है। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज को लिखा क्या, बस यहाँ से अल्फा बाई आई का वैल्यू डालो तो क्या है एन ए बी अपॉन सी आर, और आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। इसकी खास बात क्या याद रखनी है हमको कि ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने के तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ जाएगा, इसको डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको 10 टाइम्स कर दिया तो ये भी 10 टाइम्स, इसको 1/3 कर दिया तो ये भी 1/3, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न से इंडिपेंडेंट होता है कौन वोल्टेज सेंसिटिविटी, बट करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर। अगले चैप्टर ये सब क्वेश्चन है आप देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है छोटा सा चैप्टर है क्योंकि काफी कुछ चीजें इसकी हटा दी गई, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल को ही मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल को ही क्या कहते हैं, जैसे कि डाइपोल में क्या रहता है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसमें रहता है साउथ और नॉर्थ, मतलब माइनस स्मॉल है प्लस स्मॉल है, माइनस स्मॉल है साउथ पोल और प्लस स्मॉल है नॉर्थ पोल।
डायरेक्शन कहां से कहां मैग्नेटिक मोमेंट का, साउथ से नॉर्थ, यानी कि -m से +m, और m को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाता है, बाहर जाता है नॉर्थ से साउथ और अंदर जाता है साउथ से, ठीक है। और इसमें दो लेंथ होती है, एक होता है एलजी और एक होता है एलई। एलजी होता है ज्योमेट्रिक लेंथ और एलई होता है इफेक्टिव लेंथ। एक स्ट्रेट मैग्नेट के लिए एलई कितना होगा, स्ट्रेट मैग्नेट के लिए, लेकिन बाकी सब मैग्नेट के लिए अलग अलग होगा। ये होता है बिल्कुल नॉर्थ और साउथ के बीच का डायरेक्ट, जैसे कि इसमें एलई क्या हो जाएगा, इसमें एलई क्या हो जाएगा √2 है, और इसमें एलई क्या होगा 2r, इसमें एलई क्या होगा 2r, इसमें एलई क्या होगा √2 है, और इसमें एलई क्या होगा है, इसमें एलई क्या होगा, इसमें एलई क्या होगा, ये नॉर्थ ये साउथ, √2r, राइट, √2r। तो सब जगह हमको जब भी m निकालना होगा तो lc का यूज नहीं करें। m के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं m इंटू l, l की जगह क्या लिखेंगे l, इफेक्टिव लेंथ पाइप, स्मॉल m इंटू l, जैसे q इंटू l लिखते थे ना, वैसे यहाँ पर स्मॉल m इंटू, ये पॉलिस्टर और ये पॉलिस्टर छोटा m होता है बेसिकली, इट शोज द पावर ऑफ द मैग्नेट, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। कहां से आएंगे, यहाँ से आएंगे। कैपिटल M का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m इंटू कैपिटल M होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये m और ये मीटर, मीटर से मीटर क्या होगा, m का यूनिट आ गया एम्पियर। ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर आप लेंथ को ऐसे काटेंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे काटेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आधा काट दिया तो m/2 m/2 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m/2, यानी कि आधा हो जाएगा। ऐसे काटने से m तो नहीं चेंज हुआ बट लेंथ तो आधा हो गया ना, तो फिर से m/2 है। तो ऐसे काटो कैपिटल M चेंज नहीं होगा पर स्मॉल m चेंज, स्मॉल m में चेंज होता है, उसमें चेंज नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बता चुके हैं सर आपको, क्या आ जाएगा m इंटू m, जैसे p आता था q इंटू m। डायरेक्शन अब देखो एक से ज्यादा मैग्नेट दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट रेट लेना, यानी कि √m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। अब इसमें मैक्सिमम तो ये केस आता है कि दो मैग्नेट है, दोनों का लाइक पोल साथ में रख दिया और दोनों का अनलाइक पोल साथ में रख दिया, क्या फर्क पड़ेगा, इस केस में m1 इधर गया और m2 इधर गया, इस केस में m1 भी इधर, और इस केस में क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, और ये तीसरा वाला केस है √m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर, ठीक है, ज्यादा 60 डिग्री पे डाल देगा। ये देखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट m था, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया ऐसे घुमा दिया, ये तो गड़बड़ कर दिया, जीरो आ जाएगा। अरे भाई इनिशियल पॉइंट एल ही जीरो हो गया, इसमें एल ही जीरो हो गया तो सब जीरो होगा कि नहीं, 100% जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें वही √2r वाला कंसेप्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, ये सर्कल में बदल जाएगा, समझ गए, सर्कल में बदल। एक और मैं याद करवाना चाहता हूं आपको, मान लो मैंने इसको ऐसे बदल दिया, थीटा है, आर को बदल दिया, अब क्या होगा मैग्नेटिक, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये आर है, ये आर है, तो ये हो जाएगा हमारा आर थीटा/2, तो ये हो जाएगा आर cos थीटा/2, ये क्या होगा आर sin थीटा, और ये भी क्या होगा आर sin थीटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m into 2r, और r कैसे निकालेंगे, ये r का लेंथ कितना हो जाएगा r into थीटा, दैट इज r into थीटा इज इक्वल टू r विल बी l/t, तो यहाँ पे r की जगह क्या डालना l/t, और ml को बढ़ाएंगे तो m डैश आ जाएगा 2/थीटा sin थीटा/2, थीटा को रेडियन में डालना है, थीटा को इसमें डालना है, जैसे कि यहाँ यहाँ थीटा कितना होगा पाई, तो आंसर आ गया 2/पाई sin पाई/2 2m/2, खड़ा इससे ये सर क्वार्टर में बदलता है, क्वार्टर में बदलता है, ठीक है, क्वार्टर मतलब थीटा कितना होगा 9, डालो डालो बेटा, आ रहा
साइन नया पाई बाई 4 इंटू एन, क्या गया 4 बाई पाई 1 बाई रूट 2 रूट 2 बाई पाई, है कि नहीं खतरनाक? खतरनाक है भाई, यानी कि जो इस नोट्स के अंदर नहीं है वो भी आप सीख सकते। और ये क्या है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये जो चैप्टर है छोटा पैकेट है बट धमाका कैसा है, बड़ा करता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसे छोटे छोटे, तुम कर सकते हैं, तो मतलब डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। हाइपोथेटिकल केस मोनोपोल, मोनोपोल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई अकेला नॉर्थ पोल दिख रहा है और अकेला साउथ पोल दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, पर मान लेते हैं बिकॉज हमारे सारे फॉर्मूले पता है, तो चार्ज के लिए नहीं पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे क्वेश्चन, क्यूई है ना, तो हम क्यू को छोटे एम से रिप्लेस करेंगे और ई को किससे रिप्लेस करते हैं, बी से, के को किससे रिप्लेस करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो वही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, वही चल रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना आता है, के क्यू बाई आर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा तो फोर्स क्यू ही आता है, तो किसी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को अगर एन को पी में रखा तो एम भी आ जाएगा, दो दो पोल्स के दो चार्जेस के बीच का फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, अरे वही तो चल रहा है, कुछ बड़ी बात थोड़ी है, तो कोई भी कर सकता है यार, पोटेंशियल कितना आता था, के क्यू बाई आर, तो यहाँ पे क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर, नॉट बिग डील, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 एम टू बाई, मैग्नेटिक डाइपोल बिल्कुल किसकी तरह, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह होगा, एकदम सिंपल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, उसमें एक्सियल पोजीशन होती है और इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, आर थीटा पोजीशन, यस, एक्सियल पोजीशन का मैग्नेटिक फील्ड 2 kp अपॉन r की, यानी कि 2 म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट 4 पाई कैपिटल M अपॉन r, कैपिटल M हो जाएगा एलिमेंट, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, r बड़ा होना चाहिए किससे, l से, r बड़ा होना चाहिए किससे, l से, तभी लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो आपका जो एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो पैरेलल आता है, किसके पैरेलल आता है, m, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसके एंटी पैरेलल आता है, एक बार पूछा था इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा एक्सियल, 0 डिग्री, और इक्वेटोरियल में बी और एम का एंगल 180 डिग्री, पूछा था कि नहीं पूछा, पूछे थे, ठीक है, तो बी एक्सियल आ जाएगा 2 kp अपॉन, बट थोड़ा सा अंतर आएगा, ये कब लगाने का, व्हेन एल एंड आर आर कंपेरेबल, तब लगाते हैं, और अगर एल बहुत छोटा है आर से तो ये लगा, ऐसे ही बी इक्वेटोरियल, बी इक्वेटोरियल रियलिटी में ये, बट अगर ये है कंडीशन, और ये आधा आता है किसका, बी एक्सियल, ये हमको पता है, आर थीटा पे कितना आ जाता था, आर थीटा क्वेश्चन पे केपी अपॉन आर क्यूब बटा रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो केपी अपॉन आर क्यूब बटा रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, और tan अल्फा किसके बराबर, ये अल्फा ये है, देखो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल, ये आर, तो आर ये गया, ये हमारा नेट मैग्नेटिक, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आर से जो एंगल बना हुआ है, तो tan अल्फा आता है tan थीटा, tan अल्फा tan थीटा बाई 2, और ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि अगर ये बी इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, अल्फा का वैल्यू या थीटा का वैल्यू कितना हो, tan इनवर्स ऑफ रूट 2, जब क्या हो बी और एफ पर स्टैंडर्ड है, इसलिए बादल का लिखा है स्टैंडर्ड है, ऐसा कैसा आता है, ऐसा कैसा आता है, ऐसा कैसा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर के की वैल्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा, मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0, और टॉर्क कितना आ जाएगा हमको पता है, m v sin थीटा, बिल्कुल पुराना, अरे कोइल था पहले, तो कोइल की जगह क्या आ गया, मैग्नेट आ गया, यानी कि कोइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट n i a होता था, इसके लिए हो जाएगा m into l, इतना ही तो अंतर है, और क्या ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं।
तो वही टॉर्क आ जाएगा एम बी साइन थीटा एम प्रो। फिर वही कौन सा पोजीशन आ जाएगा इसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। कब आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 0 डिग्री पर, है ना, और उसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बार बाई एम बी, ऐसा ही है ना उसका। और मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा 90 डिग्री पर, एम और बी परपेंडिकुलर पर। ये सब पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ml स्क्वायर बाय 12। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल होगा माइनस mb cos थीटा, दैट इज m डॉट b माइनस। इसका रेफरेंस का, अच्छा, जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है वहां पर u मिनिमम, और जहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है वहां पे u मैक्सिमम। तो u मिनिमम होता है माइनस mb और u मैक्सिमम होता है प्लस m, और 90 डिग्री पर u 0, ये याद रखना, ठीक है, लिखा हुआ है, एक्चुअली लिखने में सब कुछ लिखा है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल कितना आ जाएगा mb cos थीटा 1 माइनस cos, और मैक्सिमम वर्क डन कितना आ जाएगा 2, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो आपको मैक्सिमम वर्क डन करना। फिर ये एक क्वेश्चन है कि भाई एक मैग्नेट ऐसे रखा है करके, और एक मैग्नेट ऐसे रखा है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, अब दिक्कत क्या है, इस मैग्नेट के लिए ये पॉइंट एक्सियल है और इस मैग्नेट के लिए ये पॉइंट इक्विटोरियल, सही बात है, ये इसके लिए ये एक्सियल हो गया ना, और इसके लिए क्या हो गया इक्विटोरियल। एक्सियल में क्या होता है, जिधर m होता है उधर ही b आता है, और इक्विटोरियल में क्या होता है, जिधर m होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में b आता है। तो b1 b2 का एंगल कितना होगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2। b1 क्या है, एक्सियल वाला, एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड 2kb/r3, और इक्वेटोरियल का kb बाई r, वो लगा के सोल्व कर दिया। तो ये मैंने अभी बताया था आपको, समझ में आया क्या ये क्या है, लाइक पोल्स टुगेदर, और ये क्या है अनलाइक पोल्स टुगेदर, एक में m1 प्लस m2 और एक में, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में जुड़, ये ध्यान रखना, ये बता रहे अभी 60 डिग्री वाला केस क्या आया था आंसर, 2 बाई थीटा साइन थीटा बाई 2, 2 बाई थीटा साइन थीटा बाई, चेक कर ये एग्जांपल, force between two magnets, यानी कि this is the force between two dipoles। तो force between two dipoles सबको पता है 6k p1 p2 upon r पावर 4, r पावर 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि दो डाइपोल के बीच का फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उनकी डिस्टेंस के पावर 4 के प्रोपोर्शनल आता है, यानी कि डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 1/16 टाइम्स होता है। यस, ऐसे रखा तो 6 आता है यहाँ पर, ऐसे रखा तो 3, और अगर ऐसे रख दिया तो 0 इधर गया। अगर आपने डाइपोल्स को ऐसे रखा तो 0, ऐसे रखा तो फोर्स ये, ऐसे रखा तो फोर्स 3, और अगर ऐसे रखा तो फोर्स, इस कंडीशन में फोर्स 0, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो घर पे हो गए। अब आता है थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के पास, एक 5-7 मिनट का क्लास होना चाहिए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको किससे लिखते हैं H। तो बेसिकली ये क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको कर, या इसको क्या क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी ए बाई बी को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इंडेक्स, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इंडेक्स, बी बाई म्यू नॉट इसका रियल फॉर्मूला। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे, मीडियम पे सिर्फ कौन डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है। सोलेनोइड का क्या आता है Ni, सोलेनोइड का क्या आता है Ni, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, यस और नो, H इज इक्वल टू Ni, N को क्या लिखेंगे कैपिटल N बाई स्मॉल n को लिख सकते हैं कैपिटल N बाई L इंटू आई, कैपिटल N बाई L इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। देखो H आता है तो I, H क्या है इन्वेस्टमेंट, I प्रॉफिट है, H क्या है और I प्रॉफिट है। मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अगर आपने किसी मटेरियल को रखा तो उसके अंदर कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, यानी कि m by v, m by v, m by v,
और v क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट, और कैपिटल M क्या होता है, तो ये ऐसे भी लिख सकते, यानी कि पोल स्ट्रेन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल, यूनिट निकालेंगे तो एम्पियर पर मीटर, इसका भी यूनिट एम्पियर पर मीटर आता है, इसका भी यूनिट क्या आता है, एम्पियर पर मीटर, और इसका भी यूनिट क्या आता है, एम्पियर पर, क्योंकि ये पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट है, रुपए में जाएगा, और ये प्रॉफिट है, ये भी रुपए में नहीं आएगा, इसलिए दोनों का यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। किस किस का, एच का और आई का, एच बोले तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और आई बोले तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चाहे बेसिकली जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू H, तो I इक्वल टू चाई H, चाई क्या आ जाएगा, I बाई H, चाई का कोई यूनिट होता नहीं है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है I बाई H। फिर आता है अपना सबका प्यारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी। तो बी आता है हमारा अल्टीमेटली जो हमने इन्वेस्ट किया था और जो प्रॉफिट हुआ उसका सम, यानी कि जो इन्वेस्ट किया प्लस जो प्रॉफिट आया, यानी कि एच प्लस, लेकिन यूनिट बैलेंसिंग के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, म्यू नॉट से बैलेंस करने के बाद ही ये, तो बी आ जाता है म्यू नॉट एच प्लस टेन, तो बी नॉट क्या आ जाता है, म्यू इनटू एच, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, तो बी इक्वल टू बी इक्वल टू बी इक्वल टू, और यहाँ पर म्यू आर होता है 1 प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू आर क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और चाहे क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो ये इससे एक ज्यादा होगा, चाहे में एक जोड़ोगे तो म्यू आर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने चाहे का वैल्यू दिया था एक बार, म्यू आर का वैल्यू, तो कितना ऐड करना था, जैसे मैंने बोला चाहे है 499, तो म्यू आर कितना है, 499 प्लस 500, दोनों भी यूनिट लेस होते हैं। फिर तीन तरह के मटेरियल है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, पैरामैग्नेटिक उसी डायरेक्शन में, और फेरो तो पहले से ही उसमें डोमेन रहते हैं, तो पहले से ही अच्छे से मैग्नेटाइज, ये सबसे अच्छे मैग्नेटाइजर है, ये थोड़े से ढीले डाले हैं, ये तो बदमाश है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इनका चाहिए कैसा आता है, नेगेटिव, इसका चाहिए कैसा आता है, लो एंड पॉजिटिव, इसका चाहिए कैसा आता है, हाई एंड पॉजिटिव, हाई एंड पॉजिटिव, इसका म्यू आर लेस देन 1, इसका म्यू आर, और इसका म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसका आई और एच का ग्राफ ऐसे आता है, यानी कि इसका चूंकि चाई नेगेटिव है, यानी कि आप एच बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइज तो होता है लेकिन उल्टी डायरेक्शन, और इसका आईएच के साथ पॉजिटिव, और इसका आईएच आता है इसका आईएच क्या आता है पॉजिटिव, ये कांसेप्ट है बेसिकली। तो विदाउट फील्ड जो है रैंडमली ओरिएंटेड है, और जैसे आपने फील्ड लगाया तो किसको नहीं पसंद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसको नहीं पसंद है, डायमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पसंद, वो दूर कर देते, किसको पसंद है, फेरा को, और सबसे ज्यादा किसको पसंद है, फेरो, तो फेरो स्ट्रांगली अटैक करता है और ये दूर फेंक देता है, इसको नहीं पसंद, जैसे कि देखो कुछ ही बच्चे अभी वन शॉट कर रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो डायमैग्नेटिक है उनको वन शॉट पसंद नहीं, कुछ बच्चों को है कर रहे हैं, तो ये विदाउट फील्ड ऐसे रहता है, ये डोमेन्स फेरोमैग्नेटिक, जैसे ही फील्ड लगाओगे तो सब एक ही डायरेक्शन में, फिर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो ससेप्टिबिलिटी घटता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, यानी कि चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है किसके, ये किसके लिए, पैरा मैग्नेटिक के लिए, पैरा मैग्नेटिक के लिए ऐसा हो जाता है, तो चाहे 1 अपॉन चाहे 2 क्या आ जाएगा, P2 अपॉन C क्या कहलाता है, क्यूरी क्रॉस, फेरोमैग्नेटिक, तो फिर क्यूरी के आगे ये क्यूरी का लो और आगे बढ़ाते हैं, तो किसके लिए लिखते हैं, फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए टेम्परेचर होता है, इसको बोलते हैं क्या, क्यूरी टेम्परेचर,
तो क्यूरी टेम्परेचर के आगे तो अगर गए तो फेरो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, पेरा। तो क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव व्हिच फेरो बिकम्स पेरामैग्नेटिक। यानी कि ग्राफ वैसे ही आएगा, बट टीसी क्या है, टीसी सबका अलग अलग होता है। एफी का कितना है 770, कोबाल्ट का 1120, निकल का 358, यानी कि इस टेम्परेचर के आगे ये फेरो से बन जाएगा। और केवल क्या फर्क पड़ा, पहले अपन ने लिखा था Chi इज इक्वल टू सी बाई टी, अब लिखेंगे Chi इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस, और टीसी को क्या बोलते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। हिस्टेरेसिस सिलेबस में नहीं है तो मैंने लिखा भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरे मैग्नेट को ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes को लग गया है, उसमें हमने पूरा कवर किया, कुछ भी छोड़ा नहीं। थैंक यू वेरी मच।